हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 27 जून 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। इस तरीके के क्वेश्चन ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कहलाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, सतीन्द्र देव मोहन स्टेडियम कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है, ये सिलचर में स्थित है। सिलचर कहाँ पड़ता है? ये आसाम में पड़ता है। कई बार और भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्टेडियम्स को लेकर, जैसे कि ध्यान रखिएगा, एकाना स्टेडियम कहाँ पर है? तो एकाना स्टेडियम लखनऊ में है। वैसे अब इसका नाम भी बदल चुका है। अब इसका नाम बदल के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। इसके अलावा कई बार आपसे पूछा जा चुका है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में, एमपी में। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ईडन गार्डन ये हो गया आपका कोलकाता में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में। ये सब ध्यान रखिएगा। स्टेडियम्स गिने चुने ही हैं, 15 से 20 स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से क्वेश्चन आपसे बार बार बनते रहते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में श्रीनगर के अंदर बलिदान और साहस के प्रतीक के रूप में बलिदान स्तंभ की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो उसको होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अब देखिए ये है क्या। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर आज तक, आपको तो पता ही है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में से आता है जम्मू कश्मीर रीजन, और उसका भी स्पेशली कश्मीर वाला रीजन। तो यहाँ पर 1947 से लेकर आज तक इंडियन आर्मी के जितने भी जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया है, उन सभी को एक तरीके से ट्रिब्यूट है ये बलिदान स्तंभ। और ये जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कई बार फोक डांस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ का एक फोक डांस है हैकत। हैकत के अलावा राउफ नाच यहाँ पर चलता है। दमाली नाच भी यहाँ पर चलता है। दंडी नाच भी यहाँ का है। ठीक है। एक यहाँ पर कूद नाच चलता है, और मंदजास नाच यहाँ पर चलता है। ये कुछ यहाँ के फोक डांस है जो कि पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी कंपनी है जिसने बैंकों के लिए एक एआई बेस्ड टूल लॉन्च किया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने का काम करेगा? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे का घोटाला, काले पैसे को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। और व्हाइट मनी जो आपका गलत तरीके से जो पैसा आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आर्म्स स्मगल करके जो पैसा आ रहा है, या ड्रग पेडलिंग करके जो पैसा आ रहा है, ये सारा ब्लैक का ही मनी होता है। ये कोई अकाउंट में तो पैसा आता नहीं है। अगर अकाउंट में आएगा तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तुरंत पकड़ लेंगी। तो इस तरीके के पैसे को पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए, गूगल क्लाउड के द्वारा एक नया एआई टूल लॉन्च किया गया है। ये एआई टूल बैंकों के काम में आएगा, क्योंकि बैंक ही ये सारी चीजें देखते हैं कि पैसे का रोटेशन कैसा हो रहा है। साथ में इसकी खास बात यह है कि इसका जो केवाईसी डेटा है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिससे कि अगर कुछ भी ऐसा ट्रैप देखने को मिलता है तो तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, सुंदर पिचाई की पीएम नरेंद्र मोदी से अमेरिका के अंदर मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में सुंदर पिचाई ने क्लियर किया है कि गूगल भारत में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है। कितना? $10 बिलियन। और अमेजॉन के जो सीईओ हैं एंडी जेसी, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये भारत में $15 बिलियन का निवेश करेंगे। और अमेजॉन पहले भी $11 बिलियन का निवेश कर चुका है भारत में। अभी हाल ही में वितास्ता महोत्सव जो है, इसका शुभारंभ कौन से राज्य या यूटी में किया गया? तो इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया। जब मैंने आपको वैदिक पीरियड पढ़ाया हुआ है एग्जाम इंजन पे, तो वहां पर आपको बताया हुआ है कि वेदों में ये बताया गया है कि उस टाइम पे जो झेलम नदी आज की डेट में है ना, उसी को वितास्ता के नाम से जाना जाता था। दरअसल भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, इसको सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में जाना जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब यह है कि यह 7 नदियों वाला प्रदेश हुआ करता था। इसमें आपकी सारी आ जाती है, झेलम आ जाती है, ब्यास नदी हो गई, और रावी हो गई, सतलज हो गई, इंडस खुद हो गई। ठीक है। तो झेलम नदी के किनारे पर वितास्ता महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है, जम्मू कश्मीर रीजन की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। जम्मू कश्मीर के फोक डांस, जम्मू कश्मीर में जो लघु उद्योग अभी धीमे धीमे करके अब पनप रहा है, उसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को प्रोडक्ट यहाँ पर किया गया है प्रमोट।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में कितने बैंकों के ऊपर इनके रूल्स का वायलेशन करने के लिए पेनाल्टी लगाई गई है? आरबीआई ने टोटल 3 बैंकों के ऊपर एक साथ जुर्माना लगाया है। ये 3 बैंक कौन कौन से हैं? पहला तो जम्मू कश्मीर बैंक। इनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है आरबीआई ने। अब ये पेनाल्टी इसलिए लगाई गई है कि जो पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, जो स्विफ्ट अकाउंट से जो लेन देन होता है, उसमें काफी देरी आ रही थी, ट्रांजैक्शन में देरी हुई है, जिसकी वजह से इनके ऊपर 2.5 करोड़ की पेनाल्टी लगी है। इसके अलावा दूसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनके ऊपर 2.25 करोड़ की पेनाल्टी लगी है। 1.45 CR की, करीब 1.5 करोड़ की पेनाल्टी आप बोल सकते हो। और ये इनके ऊपर इस वजह से लगी है कि आरबीआई की जो एटीएम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइन थी, उनका इन्होंने वायलेशन किया है। और जो तीसरा बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के ऊपर 30 लाख रुपए की पेनाल्टी लगी है। यह पेनाल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन्होंने क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स का के नॉर्म्स का वायलेशन किया है। तो ये 3 बैंक है जिनके ऊपर पेनाल्टी लगाई है आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और शक्तिकांत दास को साल 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है। अभी हाल ही में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये हैं उमेश कुमार जी। और उमेश कुमार कौन है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है अब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में। दरअसल ये पदभार राजीव कुमार श्रीवास्तव को दिया गया था, आर के श्रीवास्तव, जो कि एमपी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लेकिन राजीव कुमार श्रीवास्तव ने इस पदभार को लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं अपने घर पे समय देना चाहता हूँ, इस वजह से उन्होंने यह पदभार नहीं लिया। जब उन्होंने यह पदभार नहीं लिया, तब जाकर उमेश कुमार जी को अब ये पोस्ट दी गई है। अब ये इस पदभार को संभालेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट है, यह सेक्शन 84 और सेक्शन 2 के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं। तो गिफ्ट सिटी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं हसमुख अदिया। कौन है? हसमुख अदिया। यह कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट परीक्षण किया है? आईआईटी कानपुर ने सफलतापूर्वक परीक्षण ये किया है क्लाउड सीडिंग के लिए। अब ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है? देखिए, है क्या, कृत्रिम रूप से अगर आपको वर्षा करानी हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी जगह जहां पर बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पर आप बादलों में जाकर ऐसा कुछ करते हो कि बादलों से बारिश काफी बेहतर हो जाती है। और जो हमारी हरी भरी जो जमीनें हैं, जिनको पानी की जरूरत है, और जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं अनाज उपजेगा, वहां पर रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों में क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया था। अभी देखिए, ये इस तरीके की टेक्निक है कि एक फ्लाइट भेजी जाती है क्लाउड्स में, मतलब बादलों में, और बादलों में जाकर ड्राई आइस को फेंकती है, ड्राई आइस। और ये ड्राई आइस जाकर जो वाटर वेपर्स होते हैं क्लाउड के अंदर, उनसे जैसे ही मिलती है, तो जाहिर सी बात है जो पानी में ओस, जो बादलों में ओस की बूंदें जैसी हुआ करती थी, उनको ये बड़ा कर देती है। और ड्राई आइस से मिलते ही एक्सपेंड ये हो जाती है, पानी की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। जब ये पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है बादलों में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, ये नीचे गिरना चालू हो जाएगी। और ये नीचे गिरना चालू होगी, तो जाहिर सी बात है ऐसी जमीनें जहां पर हम इस तरीके की वर्षा कराना चाहते हैं, करा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि बंजर जमीनों को उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट करने के लिए क्लाउड सीडिंग पद्धति का यूज किया जाता है। अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इस पूरे इंडेक्स में टोटल 64 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें 200 से ज्यादा मानक रखे गए। मतलब आप ये समझ लो, कौन सा देश कॉम्पिटिटिवनेस रखता है या नहीं रखता है, और कंपटीशन में कितना आगे है दुनिया भर में। यहाँ पर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर तरीके की बात होती है, हर एक पैरामीटर को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करी जाती है। तो सबको कंपाइल करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि भारत ने 40वीं रैंक यहाँ पर सिक्योर करी है। अब अगर बात करी जाए नंबर 1 पे कौन रहा, तो 1 पे रहा डेनमार्क। डेनमार्क। दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा? ये रहा आयरलैंड। और तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा? ये रहा स्विट्जरलैंड। ठीक है। अमेरिका की रैंक इसमें 9वीं है। और यूनाइटेड अरब अमीरात की रैंक 10वीं है। बाकी
अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में भारत ने चौथी रैंक सिक्योर करी थी। उसमें अमेरिका नंबर 1 पे था। अभी हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी करी गई है, जिसमें कौन सा शहर ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप करने वाला जो शहर है, ये है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ने टॉप किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में सिलिकॉन वैली एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स खोले गए हैं, और इसके अलावा वो इकोसिस्टम से जुड़े हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि वो पर्यावरण को हार्म करने का काम कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे तो सिलिकॉन वैली है। नंबर 2 पर इस लिस्ट में रहा है न्यूयॉर्क सिटी। और नंबर 3 पे इसमें रहा है लंदन। अच्छा, क्या कोई भारतीय शहर है जो इसमें रहा? तो ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से बैंगलोर रहा नंबर 1 पे। बैंगलोर। लेकिन इस लिस्ट में बैंगलोर को कौन सी पोजीशन मिली है? तो इस लिस्ट में आप ध्यान रखिएगा, बैंगलोर की पोजीशन रही है 20वीं, 20th रैंक। और दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है? ये रहा है दूसरे नंबर पे दिल्ली। दिल्ली की इसमें रैंक रही है 24th। और तीसरे नंबर पे भारत में रहा है मुंबई। और इस लिस्ट में मुंबई की रैंक रही है 31वीं। भारतीय रेलवे के द्वारा पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई जानी है, इसकी शुरुआत हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से होगी। क्या एक्सपेक्टेड है कि ये कब तक शुरू हो जाएगी? तो इंडियन रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि अगले साल तक, मार्च 2024 तक ये ट्रेन चलने की पूरी उम्मीद है। और इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। इसके ट्रायल्स जो हैं वो 2023 दिसंबर तक, इस साल के अंत तक खत्म हो जाएंगे। और साथ में इसके लिए एक हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, उसी पर बेस्ड ये ट्रेन चलेगी। तो इसका भी कार्य दिसंबर 2023 में ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाई हैं? यह है जर्मनी। अभी कुछ टाइम पहले ही जर्मनी ने एक साथ 14 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई थी। यह कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा निश्चित पेंशन योजना की अभी हाल ही में शुरुआत करी गई है? तो यह है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। अब ये जो पेंशन को लेकर निश्चित योजना इन्होंने लॉन्च करी है, इसका मतलब देखिए क्या है। ये कहते हैं कि हम आपको 100% गारंटीड पेंशन देंगे। आपको मिनिमम 20,000 रुपए वार्षिक की पॉलिसी खुलानी होगी। मतलब आपको, आपके पास ऑप्शन है, आप शुरुआत कर सकते हो कि साल में आप 20,000 रुपए जमा करो इनके पास। और इसको आप 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 8 साल, 10 साल और 12 साल, इतने आपके पास ऑप्शन है। इस तरीके से आप जमा कर सकते हो। और मैक्सिमम आप कितना करना चाहते हो उसकी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो ये पैसा आपको इन पर्टिकुलर टाइम के मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिलेगा, और साथ में इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा। ये खास बात है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। और इसके चेयरपर्सन है कुमार मंगलम बिरला। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस की लिस्ट जारी करी गई है 2023 की। सीएमओ का मतलब यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर मतलब है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो दुनिया भर में कौन सी कंपनीज हैं जिसके सीएमओस फोर्ब्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? और सवाल यह है कि ये कौन से भारतीय सीएमओ हैं जिनको 10वीं रैंक मिली है। तो पहले तो आपको बता देता हूँ इनके बारे में। इनका नाम है हरीश भट्ट। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये टाटा के सीएमओ हैं हरीश भट्ट, जो कि 10वें नंबर पर रहे भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, इनका नाम है अश्मिता दुबे। और ये लॉरियाल कंपनी में सीएमओ है। भारत की तरफ से जो तीसरे नंबर पे रहे हैं, ये हैं सुमित विरमानी। और ये इन्फोसिस से हैं। ठीक है। तो ये तो टॉप 3 हो गए भारत में। अब दुनिया में अगर बात करी जाए, तो नंबर 1 पे है विलियम वाइट। और ये कौन सी कंपनी से हैं? वॉलमार्ट से हैं। नंबर 2 पर कौन से हैं? इनका नाम है मार्शल मार्कोंडिस। मार्शल मार्कोंडिस एक कंपनी है जिसका नाम है इनबेव। क्या नाम है? इनबेव। ये उस कंपनी से है। तीसरे नंबर पे है कॉनी ब्राम्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉनी ब्राम्स। ऐसा मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो क्लियरली। और ये यूनिलीवर कंपनी से है। तो ये टॉप 3 हो गए दुनिया के, और ये टॉप 3 हो गए भारत के। डे ऑफ द सी फेरर कौन सा दिन मनाया जाता है हर वर्ष? ये दिवस 25 जून को हर साल मनाया जाता है। सी फेरर डे मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जितना भी ट्रेड हो रहा है पानी के रास्ते से, उनमें सी फेरर्स का जो योगदान है, तो उसके लिए इनको ट्रिब्यूट दिया जाता है इस दिवस को। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं उड़न परी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? हिमा दास,
पीटी उषा, साइना नेहवाल या मनु भाकर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की मैगजीन आपने नहीं ली है तो ज़रूर ले लीजिए। हर एक एग्जाम के लिए रिकमेंडेड है, जिसमें 40 से ज़्यादा मैंने हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड पॉलिटी बैचेस भी ले सकते हो। अब रिकॉर्डेड साइंस का भी कंप्लीट बैच आ चुका है। इसमें एक्स्ट्रा में आपको स्टैटिक जीके और साइंस की मैगजीन फ्री मिल रही है। इतना ही नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस भी इसमें फ्री में हैं कई सारी, जो कि अपलोडेड है। ये सारे रिकॉर्डेड बैचेस हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव बैचेस में आना चाहते हैं तो लाइव बैच इस टाइम पे एक चल रहा है। ये है जीएस जीके का फाउंडेशन लाइव बैच। इसमें आपकी सारी प्रैक्टिस क्लासेस भी अपलोड हो गई हैं वन लाइनर में। ऐसे स्टूडेंट जो कि इस बैच में हैं, आप लोग जाके देखिएगा, सुबह सुबह ही सारी यहाँ पर और भी आपकी वन लाइनर बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस भी अपलोड करवा दी हैं। तो थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट है। और इस बैच में बस आपकी 5 से 6 फिजिक्स की क्लासेस बची हुई हैं, जो कि इस सप्ताह में भी खत्म हो जाएंगी। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।